हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेएनई टारगेट। आज हम लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शन जो जनरल टाइप्स के होंगे, प्रीवियस ईयर में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 1 मार्क्स का होगा, आज देखा जाएगा फुल जो भी अभी तक पूछा हुआ है। चलिए आज की हम लोग इमेजिनेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन दी फ्लोइंग। पहला हम लोग क्या करना है, इन स्टैंडर्ड कंडीशन H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। तो ऐसा जब भी कंडीशन आएगा तो आप याद रखिएगा, हमारे मतलब कि कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहेंगे, लोग आयनिक कंपाउंड, और दूसरे का होता है जी कोवैलेंट कंपाउंड। तो 2 तरह से कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो भी होगा वो क्या होता है, मेनली एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड जो भी होंगे वो मेनली किस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड एंड गैस स्टेट प्लस गैस। अब लिक्विड में कौन सा एग्जिस्ट करेगा, जितना में हेडफोन बनेगा वो सब लिक्विड एग्जिस्ट में करेगा, और रेस्ट जो भी बची है वो सब किस में मिलेगा, हमको गैस में मिलेगा। ऐसे आपको याद रखिएगा, कंपाउंड्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, आयनिक एंड कोवैलेंट। सॉलिड स्टेट में टोटल आयनिक कंपाउंड मिलेगा, और हमारा जो लिक्विड स्टेट में कोवैलेंट कंपाउंड और गैसियस में भी मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब हेडफोन मीन्स, और जिसको नहीं पता है बता देते हैं हेडफोन मीन्स क्या होता है। हाइड्रोजन और किसी भी कंपाउंड में एफ के साथ, ओ के साथ या एन के साथ जुड़ा हुआ तो वो कंपाउंड्स मेनली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जिसको इसमें दिक्कत हो कि कौन से कंपाउंड आयनिक होगा और कौन से कंपाउंड कोवैलेंट होगा, इसके लिए बस आप याद रखिएगा, आयनिक के लिए कंडीशन होगा, मैंने ट्रिक आपको बताया था, मेटल और नॉन मेटल्स होंगे तो आयनिक कंपाउंड होगा, और जिसमें केवल नॉन मेटल और नॉन मेटल होगा तो वह कंपाउंड्स कोवैलेंट कहलाएंगे। एज फॉर एग्जांपल यहाँ NaCl हो गया, तो सोडियम मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। और आपको पता है कि NaCl एग्जिस्ट किस में करता है, सॉलिड स्टेट में। यहाँ हम लोग का इसका देखना होगा, तो नॉन मेटल मीन्स H2O हो गया, ये H भी एक नॉन मेटल होता है और O भी नॉन मेटल होता है, तो ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। CO2 हो गया, यहाँ भी C नॉन मेटल है और O नॉन मेटल है, भी क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। उसके बाद से SO2 हो गया, ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, S और O दोनों नॉन मेटल है, कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखिए हेडफोन इसमें है, क्योंकि हाइड्रोजन H2 में किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से, तो यहाँ हेडफोन है, तो हेडफोन है तो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और यहाँ जो कि बाकी सब में हेडफोन नहीं है, जिसमें H2S हो गया, इसमें भी ये भी कोवैलेंट कंपाउंड होगा, बस इसमें हेडफोन नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे, लेकिन गैस में यूज करेगा। अब लिखेंगे इसको कैसे एग्जाम में, इसका सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ लिख देंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट बट does not exist in gaseous state, and H2S is not form hydrogen bond, so it is exist in gaseous state। तो इसका बस लॉजिक क्या बताइएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ऑल कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जिसमें नहीं बनता है वह सभी कंपाउंड्स किस में एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में। क्लियर है, आराम से इस तरह से लिख दीजिएगा लोग कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए H2O लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, H2S गैसियस स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। तो इसका लॉजिक क्या लगेगा, इसका भी लॉजिक बहुत शानदार सा है। बॉइलिंग पॉइंट का पहले आप ऑर्डर याद कर लिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसको होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले डायरेक्टली होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के। उसके बाद देखना है, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखना है, उसके बाद मोलिकुलर मास देखना है, उसके बाद इसमें पोलैरिटी देख लेना है, मतलब डाइपोल मोमेंट देख लेना है, और उसके बाद आपको देख लेना है इसका ब्रांच के, मतलब ब्रांच जब भी होगा तो इनवर्सली होगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए 4 को फंडा याद रखना है। जिस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू उसके रिलेटिव मोलिकुलर वेट वाला से ज्यादा होता है।
डाइपोल मोमेंट भी जिसका ज्यादा होगा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ब्रांच जिसका होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ब्रांच वाला एग्जाम्पल क्या हो गया, ऐसे हमसे पूछ दिया कि दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पहला का ज्यादा होगा दूसरा कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट का दूसरा उल्टा अर्थ होता है। मेल्टिंग पॉइंट ब्रांच के डायरेक्टली होता है, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के इनवर्सली होता है। तो एल्कोहल हम लोग किसको कहते हैं लोग, ROH, और इथर किसको कहेंगे लोग, RO R-। अरे इसमें O से दोनों साइड क्या जुड़ रहा है, R मतलब कार्बन, यहाँ O से क्या जुड़ रहा है, H, तो यहाँ हेडफोन तो है, हेडफोन है मीन्स यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड O से H तो जुड़ा नहीं है, C जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लॉजिक क्या लिखिएगा, एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट ईथर डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर। क्लियर है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जबकि ईथर में नहीं बनता है, इसलिए एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। नेक्स्ट में है ग्लिसरॉल इज, मतलब जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, टर्शियरी एल्कोहल होगा, और इसमें से या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो सबसे पहले आपको ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 CH2 और फिर से CH2, तीनों जगह से एक क्या होते हैं, यहाँ CH ही होता है, OH जुड़ा होता है। तो ग्लिसरॉल इसी को कहते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लाइसरॉल दोनों इसी के नाम होते हैं। और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी तो नहीं बताएंगे लोग, क्योंकि यहाँ प्राइमरी भी है यहाँ सेकेंडरी भी है, इसलिए हम प्राइमरी सेकेंडरी इसको न करके इसको क्या कर देंगे लोग, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक मतलब इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप की संख्या कितने हैं, 3। तो आंसर कौन हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट है वाई H3PO3 वर्क्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बट H3PO4 डू नॉट दिस। मतलब यहाँ क्वेश्चन है कह रहा है कि H3PO3 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, जबकि H3PO3 एक ही को केवल करता है। ऐसा क्यों होता है, आदि है जिसमें OA मतलब कोई भी कंपाउंड OA और RA कौन शो कर सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होगा। हिंदी हम OA जानते हैं, OA मीन्स क्या होगा, रिडक्शन को सपोर्ट करता है, और रिडक्शन मीन्स क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और RA हम लोग किसको कहते हैं लोग, ऑक्सीडेशन को कहते हैं लोग, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम सिंपल से है कि बीच में है, तो बीच में रहेंगे तो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, दोनों हो सकता है। तो इसको आइए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, H3PO3 हो गया और H3PO4 हो गया। तो इसका निकालिएगा तो एक ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 3 दूनी -6 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1+ होता है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, 3+ हो जाएगा। अब P का हमको निकालना है, तो यहाँ दोनों नंबर में कंपेयर कर दीजिएगा कितने आ रहे हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। यहाँ जो आएगा या उसका उल्टा यहाँ लिख देना है, +3 हो जाएगा। चेक करना होगा कि सही है कि गलत है, तो सबको जोड़ दीजिएगा, जो पहले से यहाँ चार्ज होगा उतने के बराबर आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। H3PO4 में इसी तरह से निकलेगा तो यहाँ कितना होगा, -8 हो जाएगा। यहाँ 1 पे 1 होता है तो +3 हो जाएगा। यहाँ फास्फोरस है, फास्फोरस पे कितना लिखिएगा, देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, -5, तो यहाँ +5 लिख देंगे लोग। अब यह आपको देखना है फास्फोरस का मैक्सिमम होता है कितना है। अरे फास्फोरस एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना के बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है। और आपको पता होगा फास्फोरस +5 एक होता है, यानी कि इसका मैक्सिमम कितना होगा, 5, क्योंकि फास्फोरस का ग्रुप नंबर भी क्या होता है, 5A होता है। और नॉन मेटल के लिए मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन होता है जी, मिनिमम होता है ग्रुप नंबर -8। तो फास्फोरस का ग्रुप नंबर 5 है, तो 5 - 8 कर देंगे ना तो कितना आएगा, -3। तो यहाँ सिंपल सोचिए, फास्फोरस जो हमारा हो गया, इसका ऑक्सीडेशन में कम से कम कितना हो सकता है, -3, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, +5। तो इसके बीच में जो होगा वो तो, मैं मान लिया किसी का +2 आ गया,
तो ये क्या हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो जो दोनों काम कर सकता है, घटने और बढ़ने वाला, वो दोनों शो करेगा, ओ ए भी शो करेगा और आर ए भी शो करेगा। लेकिन जिसका +5 होगा यानी कि वो मैक्सिमम है, तो केवल क्या कर सकता है, घट सकता है। तो वह केवल क्या शो करेगा, घटेगा, यानी घटने के लिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए क्या लिखेंगे लोग, ओ है। जबकि -3 होगा, -3 से +5 पे केवल हो सकता है, इससे तो इधर घट नहीं सकते हैं, तो इसलिए केवल बढ़ सकते हैं, और बढ़ने के लिए हम क्या लिखेंगे लोग, आर है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए देखिए H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है, इसीलिए दोनों शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बट H3PO4 में क्या होता है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज नहीं करता है। सो इट इज ओनली शो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन एंड सिलिकॉन जो भी होता है, दोनों की वैलेंसी 4-4 होता है, जबकि उसी ग्रुप में जर्मेनियम होता है, टीन होता है और लेड होता है, दोनों की वैलेंसी 2 भी होता है। मतलब इन दोनों को बताया जाता है कि 2 नहीं होता, 4 ही मिलने होते हैं, जबकि यह 3 वो ऐसा एलिमेंट्स होते हैं उसी ग्रुप का जो 2 और 4 दोनों शो करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए बस आपको याद रखिएगा, जिसमें तो इसमें जब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा इस ग्रुप के किसी के लिए, ठीक है, जिसमें कार्बन होता है, तो ऐसे होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो इसका जो भी होता है, इसका इस ग्रुप का, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इस सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 और +4 सबका होता है। ठीक है, जितना भी आप इस ग्रुप में मिलेगा उस सबका क्या होगा, +2 +4 +2 +4 +2 +4। लेकिन ये होता है क्या है, जो टॉप पे होता है उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। वही जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब लोअर वाला की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो इसीलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं लोग, तो यहाँ क्या होता है, जिसमें इन दोनों का 2 वाला अनस्टेबल होता है, इन दोनों का 2 वाला भी स्टेबल होता है, और 4 वाला भी स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पीबी जो होता है, पीबी मेनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से करता है, +4 भी करता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, PB2+। क्लियर है। तो ऐसे लिख दिए, बिकॉज ग्रुप में इन ग्रुप टॉप टू बॉटम then lower oxidation state of the atom is increasing and stability of the high oxidation state is decreasing. So germanium, silicon and lead are so +2 oxidation state also, but carbon and silicon do not. हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटता है। इसी कारण से सिलिकॉन, जर्मेनियम और लीड की +2 वाला स्टेबल हो जाता है और यह शो करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कर रहे हैं, नोबेल गैसेज इज मोनो एटॉमिक। आपको पता है कि नोबेल गैसेज किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब जो भी कंपाउंड्स है बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनाएगा, वो तो मोनो एटॉमिक होगा। लेकिन इसका लॉजिक क्या लिखेंगे लोग, बिकॉज अगर किसी भी आप नोबेल गैसेज का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेगा, सपोज ये नहीं होगा, नियॉन ही हो गया हमारा, तो 10 होता है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लोग, 2 और 8। तो इसके लास्ट टेल में जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, फुलफिल होता है, और जब लास्ट टेल का इलेक्ट्रॉनिक में फुल होता है तो इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है। और जो कंपाउंड से स्टेबल होते हैं वो मेनली बॉन्ड नहीं बनाया करते हैं। तो इसका लॉजिक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे लोग, बिकॉज नोबेल गैसेस हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज फुलफिल, सो इट इज अ स्टेबल, नॉट एफिनिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड विथ अदर एटम्स एंड एज वेल एज इटसेल्फ। तो यहाँ क्या बताइएगा, नोबेल गैसेस का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूर्णतः भरा हुआ रहता है, इसलिए स्टेबल होता है।
इसी कारण से इसका एफिनिटी मतलब नहीं होता, इसको प्यार नहीं होता है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। ना तो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है और ना ही खुद के साथ भी बनाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको इसमें से बताना है कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना है। तो इसमें आप बस कुछ नहीं करना है, हेडफोन ढूंढ लेना है। जिसमें हेडफोन नहीं होगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। जितना कंपाउंड्स में हेडफोन दिखाई देगा सभी का सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ भी हाइड्रोजन एन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ओ से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एफ से जुड़ा हुआ है। तीनों में एफ ओ एन दिया हुआ है, हाइड्रोजन हेडफोन है। लेकिन यहाँ एच सी एल से जुड़ा हुआ है तो यह हमारा नहीं हो जाएगा, यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बॉन्ड एंगल ऑफ PH4 इज ग्रेटर देन PH3। अब ऐसा क्यों होता है इसको आपको बताना है। ये होता क्या है, PH4 हो प्लस हो या फिर PH3 हो, दोनों में हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो सेम है। इसमें निकाल के चेक कर लेते हैं लोग। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला से भी हाइब्रिडेशन निकालते हैं लोग और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। अभी आप मोलिकुलर फॉर्मूला आई होप कि हमको नहीं पता है कि आपको आता है उसका मेथड कि नहीं आता है, इसीलिए स्ट्रक्चर वाला इजी होता है तो स्ट्रक्चर सबको बता रहे हैं। मोलिकुलर वाला हमारे अनुसार तो शायद बेहतर ट्रिक है, इससे भी इजी होता है, बट थोड़ा सा आपको लॉजिकली उसको अच्छे से समझना होगा, मोर देन वन एग्जाम्पल से, इसीलिए उसको छोड़ दें। अब ये हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर से निकालने का मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा है और यहाँ प्लस 4 है, यानी कि लोन पेयर नहीं है। तो 4 सिग्मा 4 के लिए में क्या लेते हैं लोग, sp3। यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ भी 3 और 1 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे लोग, sp3। दोनों जब sp3 है तो दोनों का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5। यहाँ भी कितना होगा, 109.5। लेकिन ये होता क्या, इतना दोनों का होना चाहिए था लेकिन इतना होता नहीं है। अब होता है कि जब अभी याद रखना है, किसी भी कंपाउंड पे लोन पेयर उपस्थित होता है, मतलब किसी सेंट्रल एटम के पास जब भी लोन पेयर आता है तो उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो इसका 109 तो नहीं होता है, 108 के अप्रोक्स हो जाता है। मतलब बॉन्ड एंगल इसे क्या होता है, ड्यू टू लोन पेयर डिक्रीज कर जाता है। बस फास्फोरस PH4 में इसके पास लोन पेयर नहीं होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं करता है, इसका इतना ही रह जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ड्यू टू, पहले तो इतना बना दीजिएगा लोग, उसके बाद लिख देना है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ PH3 देन लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट देन बॉन्ड एंगल ऑफ द सेंट्रल कंपाउंड्स विल बी डिक्रीजिंग। PH3 में P के पास लोन पेयर होता है, इसीलिए लोन पेयर के उपस्थित होने के कारण कंपाउंड का बॉन्ड एंगल घट जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं, solubility of first member of the aldehyde family in water is greater। एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर का solubility मतलब ऐसा, इसका कहने का मतलब यह है इसमें फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, मतलब ये जो शुरू वाला है इसका solubility वाटर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बड़ा वाला के। तो देखिए आपको याद नहीं है, जैसे ही इसमें जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, CH2 होगा CH3 से आएगा। तो यहाँ नॉन पोलर पार्ट की क्या होता है, नंबर बढ़ता है, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो वाटर क्या होता है, एक पोलर होता है। बस आपको इसको याद कर रखना है कि पोलर मतलब कि हम लोग एक इसके लिए थ्योरी पढ़ते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्योंकि कौन किसके साथ दोस्ती करेगा, जो जैसा रहेगा उसी के साथ दोस्ती करता है। चोर चोर के साथ दोस्ती करेगा और शरीफ शरीफ के साथ दोस्ती करेगा। तो पोलर पोलर में सोलुबल होता है और नॉन पोलर में सोलुबल होता है। इसका लॉजिक क्या लिखिएगा, ड्यू टू ए कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इंक्रीज देन क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट ऑल्सो इंक्रीज सो सोलुबिलिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीज। समझ में आया ना, क्योंकि एल्डिहाइड फैमिली में जैसे जैसे मतलब आगे जाते हैं लोग तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है। नॉन पोलर पार्ट बढ़ने से कारण क्या होता है, वाटर में उसकी सोलुबिलिटी घटता है। पोलर पार्ट बढ़ता है तो उसको वाटर में सोलुबिलिटी भी साथ साथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन सो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट बस्ट व्हाइल का होता है रेस्ट हाइड्रोजन मोर देन वन। ऐसा इसका लॉजिक क्या होगा जी, इसका भी लॉजिक बहुत शानदार सा है। फ्लोरीन 9F होता है, इस सब आप लोगों को बेसिक क्लास में ही ऐसे पढ़ा जाता है। 1s2 2s2 2p5 होता है।
अब इसमें देखिएगा तो इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए 3 बॉक्स हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भर देंगे लोग, फिर इसमें ऐसे कर देंगे, 5 को है तो ऐसे भर देंगे लोग। अब आपको करना क्या है कि देखा जाएगा तो इसका एक्साइटेड स्टेट है कि नहीं है, तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ खाली नहीं है और यहाँ भरा है। एक्साइटेड स्टेट कब होता है, जब बाहर कोई खाली ऑर्बिटल्स होता है। हम लोग जानते हैं 2 में क्या होता है, एस होता है, पी होता है, और तो 2 में कुछ होता नहीं है, और 2 में और भी कुछ होता तो मैं भी सोचा जाता। वही क्लोरीन के बारे में तो लिखा है, क्लोरीन के 17 होता है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे तो क्या है 3s2 और 3p5। तो इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए 3 हो गया, इसमें भी 2 कर दिया, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक एक पहले उसके बाद सिंगल सिंगल पेयर कर देंगे। तो यहाँ भी अब आप क्वेश्चन कीजिएगा सर यहाँ भी तो नहीं भरा हुआ है, यहाँ भी तो खाली नहीं है, लेकिन यहाँ खाली है क्योंकि 3 में क्या होता है, एच होता है, 3 में पी होता है, 3 में डी भी होता है, और डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। अब यहाँ देखिए अभी यहाँ एक वन पेयर है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा, 1। जैसे ही इसको इसमें भेजिएगा तो एक यहाँ भी अनपेयर्ड होगा और एक यहाँ भी अनपेयर्ड हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से इसको और इसमें भेजेंगे तो एक यहाँ अनपेयर्ड, फिर यहाँ भी होगा, फिर यह तीनों अनपेयर्ड हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको भी अगर इसमें हम भेज देते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको हम बना देते हैं, इसको भेज दिए तो 1 बचा, इसमें भी 3 गो 5 गो था, 2 गो भेज दिए तो 1 1 बचा, और डी में आ कितना गया है, 3 गो आ गया है। तो अब देखिए इसका काउंट कर लिए कितना होगा, 3 3 6 और 1 7, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 7। तो बाकी जितना भी हाइड्रोजन होता है उसमें डी ऑर्बिटल्स खाली होता है। क्लोरीन में 3d खाली होता है, ब्रोमीन में 4d खाली होता है, आयोडीन में 5d खाली होता है। तो उसमें सब में हमको डी ऑर्बिटल्स खाली मिलता है, जिसका एक्साइटेड स्टेट होता है, और ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स इंक्रीज। सो यहाँ क्या लिखेगा, बिकॉज क्लोरीन हैविंग नो वैकेंट d orbital, so it is not possible to excited state, so it only show only one oxidation state, but rest halogen atom having vacant d orbital, so excited state it is possible, so more than one oxidation state is also possible। क्लियर है, फ्लोरीन के पास कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसमें एक्साइटेड स्टेट नहीं होता है, जिस कारण से एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जबकि बाकी हैलोजन के पास सब में डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, इस कारण से इसका एक्साइटेड स्टेट हम लोग कर सकते हैं लोग, और इस कारण से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, PCl5 इज एग्जिस्ट बट NCl5 इज नॉट एग्जिस्ट, वाई। PCl5 तो हमको देखने को मिलता है, पाया भी जाता है, कंपाउंड बनता भी है, जबकि NCl5 नहीं बनता, ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आप लॉजिक बस अच्छा से याद रखना है। यहाँ भी फिर वही इलेक्ट्रॉनिक फास्फोरस के लिए 15 होता है, नाइट्रोजन के लिए 7 होता है। तो इसका लास्ट वाला लिखेगा तो क्या होगा जी, 3s2 और 3p3। इसको बनाएगा तो s के लिए 1 ऑर्बिटल और p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसका वैलेंसी में पूछा तो कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 में s भी होता है, 3 में p भी होता है, और 3 में साथ ही साथ d भी होता है। d में भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, तो यहाँ से हम लोग d को बुला लेंगे, d में 5 ऑर्बिटल्स है, और इसमें का जो पेयर्ड वाला है इसमें दे देंगे लोग, तो इसमें हो क्या जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसमें भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी सब में 1 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से फास्फोरस की वैलेंसी निकालिएगा तो यहाँ कितना अनपेड हो गया है, 5 अनपेड हो गया, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, PCl5। तो फास्फोरस 5 वैलेंसी शो कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में, तो फास्फोरस PCl5 बनाते हैं। जबकि नाइट्रोजन का लिखेगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p3। तो यहाँ भी लास्ट 2 में ही आ रहा है, इसका अब एक्साइटेड स्टेट निकालिएगा तो इसका एक्साइटेड स्टेट होगा नहीं, और जब इसका एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा तो इसका वैलेंसी मैक्सिमम कितना हो सकती है, 3, इसलिए नाइट्रोजन कभी भी NCl5 नहीं बना सकता है। इसका लॉजिक क्या लिखिएगा,
due to vacant d orbital of phosphorus atom excited state possible, so its valency will also get 5, but does not contains vacant d orbital of nitrogen, so it is not possible to have excited state, so maximum valency of nitrogen is 3, that is PCl5 exist but NCl5 not exist। क्लियर है? आराम से यहाँ से लिख सकते हैं फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट होता है, इसलिए फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट होता है, जिसके अंदर फास्फोरस अपने वैलेंसी को 3 से 5 कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए उसका एक्साइटेड स्टेट नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन का अधिकतम वैलेंसी कितना हो सकता है 3, जिसके अंदर से फास्फोरस PCl5 तो बनाता है, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2 ऑफ द कंपाउंड, मतलब इसमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n होता है। ये सब तो आपको बस ऐसे लॉजिकली और कुछ नहीं और याद है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। और ऐसा और क्वेश्चन आता है CnH2n+2 आ रहा है, तो यहाँ n का वैल्यू क्या करना है आपको, n का वैल्यू 1 मत रखिएगा, कम से कम 2 रखना है, ठीक है। 1 रखिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा, तो यहाँ हम 2 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा C2, H यहाँ 2 है, 2 में फिर 2 रखेंगे ना, 2 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो C2H कितना हो गया जी, 2 दूनी 4 और 2 6। अब जानते हैं कि C2H6 का नाम क्या होता है इथेन, तो इसलिए इसको लोग क्या कहते हैं लोग अल्केन। एक और आप लोग ट्रिक जानते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक होता है तो अल्केन होता है, डबल के बराबर होता है, यहाँ आता है C2H4 होता है तो अल्कीन होता है, और C2 डबल से 2 कम होता है तो वह क्या कहलाता है अल्काइन कहलाता है। इसलिए इसमें का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, CnH2n वाला किसका होता है अल्केन का। नेक्स्ट फिर वही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PH3, सेम लॉजिक यही पहले जो बताया हाइड्रोजन बॉन्ड वाला लगा देना है, क्योंकि ड्यू टू NH3 में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगा, हेडफोन तो है, और यहाँ PH3 है, इसमें हेडफोन तो है नहीं, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका लॉजिक क्या लगेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन द PH3 बिकॉज PH3 डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा जब भी क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंसेप्ट लगा देना है और आप बना लेना है, तो लिखा जाएगा कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है PH3 से, क्योंकि PH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है जी, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप टू बिलोंग्स ClBrI और हाइड्रोजन एलिमेंट्स। आपको पता है कि सब हाइड्रोजन हमको कहाँ मिलेगा, ग्रुप 17 में ही मिलता है, ये सभी का सभी किस ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप 17, और इसको और हम लोग क्या नाम जानते हैं 7A, क्योंकि सब इसी ग्रुप का एलिमेंट क्या कहते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट कहते हैं लोग। और उसके बाद Cu+1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, ठीक है। तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, Cu का लिखना है, तो Cu का लिखिएगा तो लास्ट में कैसा होता है, यहाँ आर्गन ले लीजिएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, उसके बाद 3 नंबर पे आता है यहाँ, तो 3 के लिए हम लोग क्या कर देंगे लोग, मतलब कि 4s होगा, 4p होता है और एक कम करके d लिख देंगे लोग, तो 3d हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरते हैं लोग, तो 18 2 20 हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें भरेंगे लोग तो 9 आएगा, 20 9 29 हो जाएगा, कपर का 29 ही होता है। तो यह क्या होता है एक्सेप्शनल शो करता है, जब भी यहाँ 9 होता है या 4 को 5 बना देते हैं लोग, 9 को 10 बना देते हैं और इसमें से 1 कम कर देते हैं लोग। तो Cu+ का रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar18 3d10 और 4s1। अब इलेक्ट्रॉन 1 घटाना है, Cu का लिखे हैं, Cu+ में 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना है, तो इलेक्ट्रॉन और निकालने का ऑर्डर होता है जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे लोग, और n का मान मान ली यहाँ भी 3 रहता है, यहाँ भी 3 रहता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का ऑर्डर होता है FDPS। सबसे पहले यह याद रखना है कि और n का वैल्यू यहाँ दोनों बराबर होगा तो इस ऑर्डर से निकालेंगे लोग,
और जिसका बड़ा होगा सबसे पहले उसमें से निकलेंगे। तो यहाँ तो ये 4 है या 3 है, तो ये बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन निकलेगा, या बाहर निकलेगा। तो बच क्या जाएगा जी, AR18 3D 10 और 4S 0, यही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आप देखिए क्वेश्चन क्या है जी, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको तो पता होगा कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2O7 को ही हम लोग ओलियम कहते हैं। यही क्वेश्चन एक बार और ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि ओलियम में हमसे पूछा हुआ था, ओलियम का फॉर्मूला क्या हो गया, H2H2O7 हो गया। तो ओलियम में H2SO4 के साथ क्या उपस्थित होता है, H2SO4 यानी कि H निकल गया, एक गो S यहाँ निकल गया और 4 गो निकल गया, तो बच क्या गया, एक S और O 3 गो। तो ओलियम H2SO4 के साथ हमको क्या मिलेगा, SO3 मिलता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CH4। अभी आपको CH4 में कार्बन की हाइब्रिडेशन है, CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, अभी तो 4 गो हाइड्रोजन है, ऐसे बना देंगे। सिग्मा वन कितना है, तो 1 2 3 और 4 को सिग्मा वन है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, sp3। क्लियर होगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द अल्काली अर्थ मेटल। और अल्काली अर्थ मेटल में किसे कहते हैं, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को अल्काली अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, अल्कली मेटल कहलाता है। तो इसमें देखिए ग्रुप सेकंड का तो कोई भी नहीं है, इसमें कार्बन भी है, सोडियम भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, क्योंकि इसका नहीं क्या लिया, तो ये ग्रुप 14 होता है, या फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, ये जिंक 10 होता है, सॉरी 12 होता है, और आयरन जो होता है 6 का होता है। तो इसमें ऐसे देखा जाए तो ऐसे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जो कि क्या होता है, इसमें मिलेगा हमको ग्रुप फर्स्ट का। तो फिर आप इसको कैसे कहिएगा कौन किस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप बस क्या करना है, यहाँ तो इसमें कोई ऑप्शन सही है, मतलब नॉन ऑफ दीज होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया हुआ था। एग्जाम में आप सोच के आना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन को टिक करेगा, क्योंकि आंसर तो मैच कर नहीं रहा। देखिए अब ऐसा और क्वेश्चन आता है तो आप उससे रिलेटेड जो होता है, अल्कली अर्थ मेटल तो नहीं है, लेकिन अल्कली मेटल था और इसको हम लोग केवल हटा देते हैं लोग, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम। तो ऐसे इस कंडीशन में जब असमंजस क्रिएट हो जाए तो आप क्या करना है, उससे रिलेटेड जो आंसर होता है उसको मार देना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मोर अनप्रेडिक्टेबल। इसमें कौन सा है ऐसा है जो मोर अनप्रेडिक्टेबल दिए हुए हैं। अब ये आपको क्या आता है, डोब्रेनर्स तो सबसे पहले ट्राई किए थे, मेंडली भी मोर अनप्रेडिक्टेबल किसने दिया, मोस्ले दिए हुए हैं। मेंडल तो बायोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं, और तो इसमें का आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि हेनरी मोस्ले मोर अनप्रेडिक्टेबल का दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन। इथाइन में पाई बॉन्ड कितना होता है, आपको पता है कि इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी का तो नाम इथाइन होता है। तो इसमें कितना पाई बॉन्ड होगा, कभी भी दो एटम के बीच में कितना भी बॉन्ड हो, एक सिग्मा होता है, रेस्ट जो बच जाएगा वो पाई होता है। तो यहाँ 1 2 3 गो है, तो इसमें से 2 गो पाई हो जाएगा और 1 गो का हो जाएगा सिग्मा। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन इथेन। इथेन में कार्बन की हाइब्रिडेशन, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है जी, C 2 कार्बन होगा, दोनों में सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि AN लिखा हुआ है, यानी कि AN मीन सिंगल बॉन्ड, और इथ मतलब 2 कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड, और बाकी जो बच गए उसको हाइड्रोजन भर देंगे लोग। अब यहाँ निकलेगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 के लिए हम निकाल लेते हैं लोग sp3। यहाँ भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक इधर से मिलेगा 4, 4 के लिए दोनों कार्बन, इथेन में दोनों कार्बन की हाइड्रोजन क्या होंगे, sp3 हो जाएगा। आंसर ए नंबर हो जाएगा। जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का तो आपको पहले में बताया था कि इसमें कार्बन कितना होता है, कार्बन के डबल के बराबर हाइड्रोजन होगा, इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, क्योंकि n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2n होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द, मतलब कि इन व्हिच ग्रुप सोडियम इज बिलोंग्स। किस ग्रुप में सोडियम आता है, तो सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट होता है, हलिंडा करब रब से फरियाद, मतलब ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन विट्रियल। अब इसमें से आपको बताना है ग्रीन विट्रियल कौन होगा, तो FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रियल कहते हैं,
CuSO4.5H2 बुल्लू विट्रियल होता है। CaCO3.2H2 जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और नन ऑफ दी तो होगा नहीं। क्लियर है, क्योंकि आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। अब ये भी आपको पता है कि H2S क्या होता है, इसमें तो हमको लगता है किसी को टेंशन नहीं होगा, क्योंकि जितना भी कंपाउंड में शुरू में H दिखाई दे वो सबका सबका होता है, ऑल सार एसिड, जितना भी कंपाउंड है। तो ये भी क्या होगा, एसिड ही होगा, क्योंकि इसका नाम ही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब हमको बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। आप ये करिएगा क्या, लिक्विड के लिए आपको बस क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें लिक्विड कौन कौन सा पहले है उसको लिख लेना है। एक मरकरी लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, और वाटर भी लिक्विड होता है, और जिंक जो होता है सॉलिड होता है। तो हमको 3 वो लिक्विड है, इस तीनों में से हमको ढूंढना है क्या है, मेटल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मेटल। ठीक है, तो आपको मेटल को ढूंढना हुआ है। तो मेटल कौन सा होता है, अब ब्रोमीन नॉन मेटल होता है, वाटर एक कंपाउंड्स होते हैं, तो बच गया मरकरी। तो मरकरी हमारा क्या होता है, मेटल होता है। मरकरी कैसे पता चलेगा, तो आपको ट्रिक बताया था, जिसके भी नाम में ओम आता है ऑल सार मेटल होता है। तो मरकरी में ओम तो आ नहीं रहा है, मरकरी का लैटिन नाम मर्क्यूरम होता है, तो वहां से इसमें ओम आता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैविंग लेस आयनिक कैरेक्टर। अब इसको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना है कि लार्ज, जिसमें इसमें क्या होगा, लार्ज साइज और स्मॉल चार्ज। आयनिक कैरेक्टर जब भी आपको कंपेयर करना हो तो इसको अच्छे से ट्रिक को याद रखना है कि साइज लार्ज होना चाहिए और चार्ज स्मॉल होना चाहिए। लार्ज साइज स्मॉल चार्ज, इसको किसको डिसाइड करेगा, आयनिक कैरेक्टर को। तो हमको बताना है कि इसका LiCl और NaCl। तो LiCl हो गया और NaCl हो गया। क्लियर है, दोनों में Cl कॉमन हो गया तो इसको हटा देंगे लोग, और बच क्या गया Li और Cl। तो हम जानते हैं कि सॉरी Li और Na, तो Li पे देखिए, नहीं एक मिनट, Li और K दिया हुआ है, सेम वही होगा, LiCl हो गया और KCl हो गया। यहाँ ये दोनों कॉमन हो गया तो छोड़ देंगे, तो जो कॉमन हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो बच कौन गया, Li और K। हम जानते हैं कि Li K एक ही ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इन दोनों पे +1 ही चार्ज होगा, तो दोनों पे चार्ज सेम हो गया। तो ये चार्ज सेम हो गया, तो स्मॉल चार्ज से तब कोई मतलब है नहीं। अब बच कौन गया, साइज। तो आपको पता है कि ग्रुप में हम लोग पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, और ऑर्बिट के बढ़ने के कारण उसका साइज भी क्या होता है, बढ़ता है। तो पोटेशियम इज द ग्रेटर साइज देन आयनिक कैरेक्टर ऑफ द पोटेशियम इज ग्रेटर देन Li। सो क्या हो जाएगा, KCl इज ए मोर आयनिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू LiCl। क्लियर है। व्हाट इज ए कार्बोकैटायन। अब यहाँ कार्बोकैटायन क्या होता है, तो कार्बोकैटायन का थोड़ा सा स्पेशल फीचर आपको बताते हैं कैसे लिखना है। ये कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे जब भी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। ये बनता है कब है, जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करते हैं लोग, कोई इसका लेकर चल जाता है तो इस पे प्लस चढ़ जाता है। तो कार्बोकैटायन का सबसे पहला एग्जाम्पल यही होता है, जब भी ये बनेगा तो पहले बताना है कार्बोकैटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैविंग, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप को डिपार्ट कर देता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, हमको 8 चाहिए, 6 हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लविंग स्पीशीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना है। और ये देखिए 6 है, 8 हमको चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं लोग। तो लेविस एसिड भी हो सकता है। 6 को हम लोग पेयर, 6 मतलब पेयर में है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पेयर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, डायमैग्नेटिक होगा, और इसका हाइब्रिडेशन निकलेगा तो 1 2 3 होगा। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, sp2, और sp2 होगा तो इसका शेप कर देगा ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर है तो 120, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे बनाते हैं ना, तो इसलिए इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री हो जाएगा। और इसका स्टेबिलिटी यदि कंपेयर करना हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली होता है प्लस ग्रुप के, क्योंकि भिखारी है, भिखारी किसी डायरेक्टली होगा, देने वाला के, और इनवर्सली होता है माइनस ग्रुप के। और सर प्लस ग्रुप में क्या आता है, प्लस में प्लस H हो सकता है, प्लस I हो सकता है, प्लस R हो सकता है, और प्लस M हो सकता है, ये सब आ जाएगा। इसमें माइनस वाला इसी का सब हो जाएगा, तो प्लस ग्रुप का डायरेक्टली होगा और माइनस ग्रुप का इनवर्सली हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट आपको तो पता होगा कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितना होना पड़ता है लोग, 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन गैस होता है। सीएनजी में मतलब कि अप्रॉक्स 20% कौन सा मिलता है हमको, मीथेन मिलता है। कोऑर्डिनेट एलिमेंट इन सी वाटर, सी वाटर में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, इसमें जितना भी एलिमेंट्स है ऑल सार सी वाटर में हमको मिलता है। बट यह कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है और आयोडीन एक क्या होता है, घास के फॉर्म में होता है। आयोडीन मतलब सी वाटर में के अंदर एक ग्रास होता है जिससे हम लोग आयोडीन का निकालते हैं हम लोग। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आयोडीन। ये बॉन्ड लेंथ थी, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ऑफ देश, जिसमें यहाँ से आपको एक और बता देते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहेगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा, और वही डबल बॉन्ड कहेगा तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहेगा तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा, और वही बेंजीन ऐसे बना के दे दिया जाए, इसमें किसी का पूछेगा तो सबका कितना होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको अच्छे से याद रख लेना है। हमको कार्बन कार्बन पूछ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। वही डबल बॉन्ड पूछा तो 1.34, ट्रिपल बॉन्ड पूछा तो 1.20, और बेंजीन में रहेगा तो 1.39। मैक्सिमम कैटिनेशन किसका होता है जी, तो मैक्सिमम कैटिनेशन कार्बन का, फास्फोरस का, सल्फर का, सिलिकॉन का, ऐसे आ जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, कार्बन। द एलिमेंट व्हिच है इज नेसेसरी फॉर कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड या नामे में लिखा हुआ है कि कार्बन के कंपाउंड के लिए नेसेसरी कौन सा होगा, कार्बन बिना कहाँ उसमें कुछ होने वाला है। इसके आंसर हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। अब यहाँ देखिए, इसके लिए हम जानते हैं कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा का होता है फुलेरिन। तो तीनों में एक डायमंड और आता है, तो इसमें कार्बन का हाइड्रोजन sp3 होता है, इन दोनों में sp2 होता है। यह क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, या दोनों का दोनों इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट स्लिपरी भी होता है, और इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर का कारण क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है। तो डायमंड sp3, ग्रेफाइट और फ्लोरीन sp2। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट फॉर्म हेक्सागोनल शेप और फ्लोरीन फॉर्म फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मतलब अभी तक पूछा हुआ है, ऑल सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का सबसे ज्यादा मतलब परसेंटेज किस होता है आपको इसको बताना है। तो कार्बन का सबसे अधिक परसेंटेज देखा गया कोकोनट चारकोल में। क्लियर है। बोरॉन विकर्ण संबंध दिखाता है, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप बोरॉन किसके साथ में शो करता है, इसके लिए पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक है, लिथियम के नीचे कौन सा होता है, सोडियम, इसके बाद बेरिलियम होता है, बेरिलियम के नीचे कौन सा होता है, मैग्नीशियम, उसके बाद बोरॉन होता है, बोरॉन के नीचे कौन सा होता है, एल्युमिनियम, फिर कार्बन होता है, कार्बन के नीचे कौन सा होता है, सिलिकॉन। और डायगोनल में इसका होता है, अब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के डायगोनल कम कर सकेंगे जब इसको इसके साथ इसको मिलाएंगे लो, या फिर इसके साथ इसको, तो डायगोनल ऐसे होता है। तो हमने इसको ऐसे बना लेना है, और इसका डायगोनल कैसे बनाएंगे लो, इससे इसको डायगोनल, इसका डायगोनल, और इसका डायगोनल। तो देख, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्युमिनियम के साथ, और बोरॉन का डायगोनल रिलेशनशिप सिलिकॉन के साथ में होता है। तो बोरॉन डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखाएगा जी, अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम लिखा हुआ है, डायमंड लिखा हुआ है, ग्रेफाइट लिखा हुआ है, और चारकोल लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा बोरॉन डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखाता है, सिलिकॉन के साथ दिखाता है। इसमें कोई बोरॉन तो ऐसे मतलब कि सिलिकॉन कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। लेकिन यहाँ बेरिलियम रहता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। ऐसे बाय मिस्टेक क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ 3d6 और 4s2 किसका होता है। अब इसमें सबका और हम इलेक्ट्रॉनिक कैल्शियम है, तो कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना होता है, 4s2 होता है। जिंक है, तो जिंक का जब लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना होगा, 3d10
और 4s2 होता है। उसके बाद Mg है तो Mg का लिखेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कितना होता है 3s2। और कॉपर का तो अभी लिखे हुए थे कितना होता है 3d10 और 4s1। अब इसमें से किसी का आप मिलाइएगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन नहीं होता है 3d6 4s2। ये भी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है रंग दिया हुआ है। तो मतलब ऐसे आप देख सकते हैं इसमें किसी का नहीं होता है तो इसमें भी नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, मतलब कोई मैचिंग नहीं होगा। सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है CA होता है उसके सिलेक्ट लाइन कहेंगे लोग, और CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा तो उसको क्विक लाइन कहा जाता है, ठीक है। और या फिर मिल्की वाटर भी कहा जाता है। और CaCO3 होता है तो उसको कैल्साइड कहा जाता है, तो यह कैल्साइड का फॉर्मूला होता है। यह क्विक लाइन हो जाएगा और CaO सिलेक्ट लाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्काली अर्थ मेटल, एल्काली अर्थ मेटल का आएगा तो NH2 हो जाएगा। एल्काली मेटल का आता है तो NS1 होता है और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का इस तीनों में से हो जाएगा। और यह पी ब्लॉक के एलिमेंट को शो कर रहा है। वॉशिंग सोडा आप बचपन से ही पढ़ते हैं Na2CO3.10H2 होता है, नॉट 5H2। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2। क्लियर है। एट लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन है, आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ सिलेक्ट लाइम डिजॉल्व इन वाटर देन रिएक्शन क्या होता है। जिसमें आपको पता है कि चूना को हम लोग पानी में डालते हैं ना तो रिएक्शन क्या होता है, उसमें एनर्जी निकलता है लगता है, बस यही बताना है। एनर्जी निकलेगा तो एक्सोथर्मिक कहेंगे लोग, एनर्जी लगता होगा तो हम लोग इंडोथर्मिक कहेंगे लोग। एक्सप्लोजर मतलब कि वो क्या होता है, ब्लास्ट तो होता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी होता है बम की तरह फट जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कुछ ना होता है। आपको पता है कि चुनाव जैसे पानी में डालते हैं एनर्जी बाहर निकलता है, क्योंकि खोदते हुए तो आप लोग भी देखे होंगे लोग, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है। तो एटॉमिक मास जब भी आएगा तो इसको बता देना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या लिख सकते हैं लोग, या फिर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है तो यहाँ भी इन दोनों का बराबर हो जाएगा। मतलब नंबर भी इन दोनों का ले सकते हैं लोग और मास भी ले सकते हैं लोग, इन्हीं में कैसे कोई हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होगा नहीं। समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर मतलब n फॉर नंबर, ई से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी नहीं होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक इतना ही पूछा हुआ था। हम लोग इसके बाद वाला सेशन में देखा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिडिक कैरेक्टर कैसे कंपेयर करेंगे लोग, देन आफ्टर बेसिक कैरेक्टर कैसे कंपेयर करते हैं लोग, और फिलिंग द ब्लैंक्स। 3 टाइप्स का ऑर्गेनिक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि एक एक करके हम लोग तीनों को देख लीजिएगा। ओके थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।